तो बच्चों, आज से आपकी जीएस की क्लास विजुअल है, शुरू हो गई है आपकी जीएस की क्लास आज से। तो हम लोग सबसे पहले वीक में 3-3 दिन का शेड्यूल बना लेते हैं। 3 दिन के शेड्यूल में ये है कि आपकी 3 दिन चलेगी पॉलिटी और 3 दिन चलेगी ज्योग्राफी। तो आज ज्योग्राफी का टर्न है, हम लोग ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, एक एक टॉपिक को बिल्कुल समझ कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आप पहले ये समझ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका होता है। अब तरीका क्या है, सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। अब एग्जाम में पूछे जाने के लिए पहली बात तो सिलेबस आपको देखना पड़ेगा। सिलेबस देखिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। ज्यादातर फिजिकल ज्योग्राफी होगी आपकी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से थोड़ा बहुत हो जाता है, तो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। वनडे का जो बैच होता है आजकल, वनडे के बैच का ये शेड्यूल है कि इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से थोड़ा ज्यादा प्रश्न आते हैं और फिजिकल ज्योग्राफी से आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत ही कम प्रश्न आते हैं। फिलहाल हमको पढ़नी है तीनों चीजें। तो हम लोग ज्योग्राफी में हमारा सबसे पहला चैप्टर है ब्रह्मांड, ठीक है। हमारा सबसे पहला चैप्टर है ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ब्रह्मांड, आप ऊपर देखते होंगे आसमान की तरफ, तो आपको जो कुछ भी दिखाई देता है आप समझिए कि ये ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आता है। इसी में तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, जितना भी जो कुछ है वो सब ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आता है। ब्रह्मांड में हमारे लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड में लगभग हमारे लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। क्या है? आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड में हमारे तकरीबन 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। एक आकाश गंगा में, ठीक है, एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। यानी कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। अब सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा ही है, ठीक। हमारी आकाश गंगा का एक सूर्य तारा है जिसके 8 ग्रह हैं। 8 में से एक पृथ्वी है जहां हम लोग रहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आकाश गंगा के बारे में ही समझ लेते हैं, हम किस आकाश गंगा में रहते हैं। तो हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे या दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, या फिर इसको मंदाकिनी भी कहते हैं, मंदाकिनी, ठीक है। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोलेंगे, या दुग्ध मेखला भी बोलते हैं, या मंदाकिनी भी बोलते हैं। अब जो मिल्की वे है या मंदाकिनी है, इस आकाश गंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। इसका शेप कैसा है? आकार, इसका आकार सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार या स्पिंडल शेप भी कह सकते हैं, ठीक। इसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आकाश और सूर्य। अब हमारी आकाश गंगा का एक तारा सूर्य है। तारा कौन सा है? तारा है सूर्य। हमारी आकाश गंगा का एक तारा सूर्य है जिसके आसपास चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। और हम लोग जिस ग्रह पे रहते हैं उस ग्रह को क्या बोलते हैं? पृथ्वी, अर्थ, जहां पर जीवन संभव है, ठीक। तो ये तो हो गई आपकी कुछ बेसिक बातें, हमने समझ लिया थोड़ा सा कि हम कहां पर हैं, कौन सी स्थिति है हमारी।
ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ब्रह्मांड के बारे में हम लोग देखते हैं। ये तो एक बेसिक बात होगी। अब हम लोग ब्रह्मांड के बारे में शुरू से समझ लेते हैं। देखो, ब्रह्मांड के बारे में दो अवधारणाएं बहुत ज्यादा फेमस है। कौन कौन सी? एक तो जियोसेंट्रिक अवधारणा और एक हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। अब हम लोग देखते हैं जियोसेंट्रिक। पहली अवधारणा, आप लोगों ने टालमी का नाम सुना होगा। टालमी, जिन्होंने भूगोल लिखी है। तो टालमी ने बताया, टालमी ने जियोसेंट्रिक अवधारणा दी है। जियोसेंट्रिक, टालमी ने क्या दिया है? जियोसेंट्रिक अवधारणा। टालमी ने जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया है, किया है। अब सभी लोग नोट डाउन करते चलेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो जो टालमी है, उन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया है, उन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा दी है। टालमी ने बताया है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य नहीं है, पृथ्वी है। टालमी ने बताया है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, सूर्य और अन्य ग्रह। मान लो ये सूर्य हो गया, बोले ये पृथ्वी हो गई आपकी, और ये सूर्य हो गया, और अन्य ग्रह हो गए ऐसे ऐसे। तो ये इसका चक्कर लगाते हैं। टालमी ने बताया है कि उनकी जो जियोसेंट्रिक अवधारणा है, उसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य और अन्य ग्रह क्या करते हैं? उसका चक्कर लगाते हैं। बहुत दिनों तक यह अवधारणा मान्य रही है। उसके बाद जब कॉपरनिकस आए और उन्होंने अपनी अवधारणा हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी है, तो फिर इसको कम महत्व दिया जाने लगा। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई कि जियोसेंट्रिक अवधारणा, जियोसेंट्रिक का एक और हिंदी में इसको कहते हैं भूकेंद्रित। भूकेंद्रित। तो इसमें एक बेसिक बात याद रखना है कि जियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी है? टालमी ने दी। और जियोसेंट्रिक अवधारणा में है क्या? जियोसेंट्रिक अवधारणा में ये बताया गया है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी है, और सूर्य और अन्य ग्रह क्या करते हैं? उसका चक्कर लगाते हैं। टालमी ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य और अन्य ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। ये भूकेंद्रित अवधारणा है, इसको जियोसेंट्रिक अवधारणा भी कहते हैं। दूसरा, फिर बाद में कॉपरनिकस, जो आपके कॉपरनिकस हैं, निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस, निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस ने बताया है, इन्होंने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी है। कौन सी? हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक, इन्होंने कौन सी अवधारणा दी है? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी है। और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का मतलब होता है सूर्य केंद्रित। कौन सी? सूर्य केंद्रित। ठीक, इन्होंने, निकोलस कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी है, यानी सूर्य केंद्रित। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी और अन्य ग्रह उसका क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी और अन्य ग्रह क्या करते हैं? उसका चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? सूर्य है, और पृथ्वी और अन्य ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। तो ये दो अवधारणाएं होंगी, इनमें ज्यादा कुछ नहीं है। आपको बस बेसिक बात याद रखनी है, टालमी ने जियोसेंट्रिक अवधारणा दी है और निकोलस कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी और अन्य ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। आप लोगों को एक बात और बता दूं, मैं इससे भी पहले, कॉपरनिकस से पहले भी एक व्यक्ति ने बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी और अन्य ग्रह क्या करते हैं? उसका चक्कर लगाते हैं। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति थे आर्यभट्ट। वो व्यक्ति आर्यभट्ट थे। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह उसका क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। लेकिन तब इनके मत पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, और तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बाद में जब निकोलस कॉपरनिकस ने बताया तो लोगों को समझ में आया कि हाँ, ये सही है। तो ये तो हमने पहले ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझ लेते हैं।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से हुई है, कैसे बन गया ब्रह्मांड। तो इसके बारे में 2-3 सिद्धांत हैं, उनमें से साम्यावस्था सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत है। तो ज्यादातर लोगों का मानना यही है कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो सही है। तो हम लोग बिग बैंग थ्योरी देख लेते हैं। ठीक, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा एक, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में आपको ध्यान रखना है 2-3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत। ठीक, दूसरा आपका आ जाता है साम्यावस्था सिद्धांत। साम्यावस्था सिद्धांत। और आपका थर्ड है दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत। तो हम लोग को ज्यादा फोकस नहीं करना है, सर्वमान्य सिद्धांत यही है। बिग बैंग सिद्धांत जो है ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत। तो हम लोग बिग बैंग सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यही अक्सर ज्यादातर पूछा जाता है, ये तो सिद्धांत बहुत कम पूछे जाते हैं, ये दूसरे दूसरे एग्जामों में पूछे जाते हैं। आपका सिलेबस में समझ लीजिए ऐसा नहीं है। तो बिग बैंग सिद्धांत बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बिग बैंग सिद्धांत जो है ये थ्योरी दी किसने है। तो बिग बैंग सिद्धांत को देने वाले कौन है, नोट कर लीजिएगा साथ में ही। बिग बैंग सिद्धांत को देने वाले कौन है, जॉर्ज लेमेतेयर। कौन है, जॉर्ज लेमेतेयर। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत को देने वाले कौन है, जॉर्ज लेमेतेयर हैं। हम लोग इसको नोट नहीं करेंगे, हम लोग इसको केवल समझ लेते हैं। ठीक, कि बिग बैंग सिद्धांत है क्या। ठीक, इसको नोट नहीं करेंगे हम लोग। अब देखिए बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में एक पिंड था, एक आग का गोला था, आप पिंड कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा पिंड था। उस पिंड में विस्फोट हो गया। जब उस पिंड में विस्फोट हुआ तो उस पिंड में विस्फोट होने से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। पिंड में विस्फोट होने से आकाश गंगा का निर्माण हुआ और धीरे धीरे इन्हीं आकाश गंगाओं में जो पिंडों के टुकड़े थे उनके टूटने फूटने से धीरे धीरे ग्रहों का, तारों का, इन सब का निर्माण हुआ है। ठीक, वन वर्ड में आप समझ लीजिए केवल, यही है बिग बैंग सिद्धांत। कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा पिंड था, उसमें विस्फोट हुआ, उसमें विस्फोट होने से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। फिर जो टुकड़े, जो विस्फोट से जो टुकड़े हुए थे उनमें धीरे धीरे विस्फोट, उनमें विस्फोट हुआ तो तारों का और ग्रहों का निर्माण हुआ। बिग बैंग सिद्धांत एक और बताता है कि धीरे धीरे हमारी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये वास्तविकता है। तो ये इसी सिद्धांत से साबित हो जाता है कि जब विस्फोट हुआ तो फिर आकाश गंगाएं बनी और धीरे धीरे उन टुकड़ों में भी विस्फोट होता चला जा रहा है, तो तारों का और ग्रहों का धीरे धीरे निर्माण हो गया। ये जो ग्रह अब हैं इनका निर्माण ऐसे बताया जा रहा है कि बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हुआ है। ठीक, तो समझ गए होंगे आप लोग बिग बैंग सिद्धांत है क्या। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस यही इतना समझना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भैया बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है, जॉर्ज लेमेतेयर। ये हमने अभी आपको बता दिया। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा कण था, उसमें अचानक विस्फोट हुआ, उसके विस्फोट होने से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। फिर आकाश गंगा के जो पिंड थे उनमें विस्फोट होने से तारों का, ग्रहों का, इन सब का निर्माण हुआ। यही हमारा बिग बैंग सिद्धांत बताता है। तो ये तो आपका हो गया ब्रह्मांड, उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत, ये हम लोगों ने यहां तक समझा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग करते हैं आकाश गंगा। ठीक है, आकाश गंगा। मैंने अभी आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था, ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाश गंगाएं हैं, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। और प्रत्येक आकाश गंगा में, यानी कि हर एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था।
हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, वो भी मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका क्या नाम है, उसका नाम है मिल्की वे, मिल्की वे या दुग्ध मेखला। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। और सूर्य क्या है, सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। ठीक है, सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है और इसके आसपास चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं, जिनमें से एक पृथ्वी भी है जिसपे हम लोग रहते हैं। ठीक, तो हम लोग आकाशगंगा के बारे में अब लिख लेते हैं, 2-3 पॉइंट है, लिख लो। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, आकाशगंगा में रहते हैं, उसका नाम मंदाकिनी, मंदाकिनी, मिल्की वे, मिल्की वे, मंदाकिनी या मिल्की वे या दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। ठीक, ये 3 नाम हो गए इसके। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं तो उसको मिल्की वे, दुग्ध मेखला, मंदाकिनी, इन तीनों नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन है, सूर्य के सबसे नजदीक तारा लिख लीजिएगा, आप लोग ये भी नोट कर लीजिए। सूर्य के सबसे नजदीक, सबसे नजदीक तारा कौन सा है, प्राक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है, प्राक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, प्राक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, तो यहां तक आकाशगंगा हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं आकाशगंगा के बारे में। देखो, आकाशगंगा ब्रह्मांड में तकरीबन 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका क्या नाम है, मिल्की वे नाम है। ठीक है, और हमारी आकाशगंगा का तारा कौन सा है, सूर्य है। सूर्य हमारी आकाशगंगा का तारा है। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं ये सूर्य के आसपास चक्कर लगाने वाले ग्रहों में से एक है जहां पर जीवन है। ठीक, तो यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया आकाशगंगाओं के बारे में। अब हम लोग समझ लेते हैं तारा, तारे क्या होते हैं। ठीक है, तो तारे जो होते हैं, तारों का अपना स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, तारे, तारों, ठीक है, तारों का अपना स्वयं का प्रकाश होता है और वो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, तारे। तो हम लोग थोड़ा सा पहले तारों के बारे में समझ लेते हैं। देखो, तारे जो होते हैं इनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। अब इनमें प्रकाश आता कहां से, तो इनमें प्रकाश या ऊर्जा ऐसे आती है, जो तारे होते हैं तारों में हाइड्रोजन होती है। ठीक है, तारों में हाइड्रोजन होती है और तारों में जब नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है तो हाइड्रोजन कायन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है तो फिर एनर्जी, लाइट, ये सब तारों से उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि तारों में एनर्जी उत्पन्न होती तो फिर वो कभी खत्म नहीं होगी। एक समय ऐसा आता है तारों का जो हाइड्रोजन है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जब तारे के केंद्र का हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो तारा सिकुड़ना शुरू कर देता है, लेकिन इसके बाहरी भाग में हाइड्रोजन अब भी हीलियम में परिवर्तित होता रहता है। तो हाइड्रोजन जब हीलियम में परिवर्तित होता रहता है तब वो बिल्कुल एकदम लाल कलर का तारा हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं रक्त ज्वाइंट या रक्त दानव। ठीक है, इसको कहते हैं रक्त दानव। धीरे धीरे क्या होता है, ये और ज्यादा सिकुड़ता चला जाता है, हाइड्रोजन इसकी बिल्कुल समाप्त हो जाती है, तारा और ज्यादा सिकुड़ता चला जाता है और ये व्हाइट कलर का हो जाता है। व्हाइट कलर का कब हो जाता है, जब 1.4 माइक्रोसेकेंड 1.4 माइक्रोसेकेंड द्रव्यमान से ये परे हो जाता है। तब क्या हो जाता है, ये श्वेत वामन बन जाता है।
श्वेत वामन बनने के बाद और ज्यादा सिकुड़ता चला जाता है। फिर इसमें क्या होता है, फिर इसमें एक तीव्र विस्फोट होगा। जब इसमें एक तीव्र विस्फोट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर नोवा विस्फोट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद तारा धीरे धीरे और सिकुड़ता चला जाएगा। एक 1.4 माइक्रो सेकेंड के आगे चंद्रशेखर सीमा होती है। क्या होती है, चंद्रशेखर सीमा। 1.4 माइक्रो सेकेंड के आगे चंद्रशेखर सीमा होती है। और जब ये 1.4 माइक्रो सेकेंड का द्रव्यमान से भी ऊपर हो जाएगा तब क्या होगा, तब ये चंद्रशेखर सीमा यानी कि ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। तारा क्या बन जाएगा, तारा ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से तारों से केवल 2-3 प्रश्न बनते हैं। वो प्रश्न कौन से हैं? पहला प्रश्न तो ये होता है कि तारों में प्रकाश कहां से आता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा या नाभिकीय विखंडन की क्रिया द्वारा? तो मैंने अभी आपको बताया, तारों में जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी। और इस नाभिकीय संलयन की क्रिया के साथ ही तारों में क्या होता है, प्रकाश और एनर्जी सब उत्पन्न होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे इनका हाइड्रोजन खत्म होता चला जाएगा, तारों का जो है प्रकाश धीरे धीरे इनकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, इनका द्रव्यमान बढ़ता चला जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा, तो इसका द्रव्यमान बढ़ता चला जाएगा। और एक सीमा ये आएगी जब ये 1.4 माइक्रो सेकेंड जो द्रव्य सीमा है, चंद्रशेखर सीमा, इसको क्रॉस कर जाएगा और फिर ये कहां में परिवर्तित हो जाएगा, ब्लैक होल। ब्लैक होल ऐसे स्थान होते हैं जहां से सूर्य का प्रकाश तक भी नहीं गुजर सकता है। क्लियर? तो हम लोग तारों में जो है थोड़ा सा लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। इसमें नोट डाउन ज्यादा कुछ करना नहीं है, 2-3 पॉइंट बस नोट करने हैं। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग, तारों में प्रकाश और ऊर्जा नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। यानी कि तारों में जो प्रकाश है, एनर्जी है, ऊर्जा है, ये किस क्रिया के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, और नाभिकीय संलयन की क्रिया में नाभिकीय संलयन की क्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोजन काहे में परिवर्तित हो जाता है, हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया क्या होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया में जो हाइड्रोजन होता है तारों में, वो काहे में कन्वर्ट होने लगता है, वो धीरे धीरे हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है। और जब हीलियम में कन्वर्ट होगा तो फिर एनर्जी और लाइट उत्पन्न होगी। ठीक, यहां तक क्लियर? तो तारे हम समझ गए। तारे क्या हैं? तारों का अपना स्वयं का प्रकाश होता है। मैंने आपको बता दिया कि इनमें स्वयं का प्रकाश होता है, लेकिन ये कहां से आता है, इनको एनर्जी कहां से मिलती है, ऊष्मा कहां से आती है? तो ये सब क्रिया किसके द्वारा होती है, ये सब क्रिया नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। ठीक है, और नाभिकीय संलयन में मैंने बता दिया क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है और एनर्जी और ये सब मिलता रहता है। दूसरी बात, आगे मैंने 2-3 बातें और आपको बताई है। चंद्रशेखर सीमा कभी कभी पूछ लेता है, तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, जब तारे का द्रव्यमान 1.4 माइक्रोसेकेंड ms, यानी कि ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप लोग चंद्रशेखर सीमा को पार कर जाता है, चंद्रशेखर सीमा को पार कर जाता है तो तारा ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई? तारे हम लोग समझ गए। क्लियर? तो हमने सबसे पहले क्या समझा, ब्रह्मांड समझा।
फिर हमने ब्रह्मांड के बाद आकाश गंगा समझी, आकाश गंगा के बाद हमने तारे समझे। यही तो है कि ब्रह्मांड में क्या है, ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं हैं और आकाश गंगाओं में क्या है, तारे हैं, और तारों के आसपास क्या है, ग्रह और उपग्रह हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले ब्रह्मांड समझ लिया है, फिर तारे आकाश गंगा समझिए, उसके बाद तारे हम लोगों ने समझ लिए हैं। अब हम लोग ग्रहों पे आ जाते हैं। तो तारे के बारे में हम लोग जरा सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारी आकाश गंगा का तारा कौन सा है, हमारी आकाश। अब हम लोग सूर्य पढ़ेंगे तो सौर, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सौर मंडल, हेडिंग डाल लीजिए सौर मंडल। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सौर मंडल, सौर मंडल। अब हम लोग देख लेते हैं हमको सौर मंडल में पढ़ना क्या क्या है। हमको सौर मंडल में सूर्य पढ़ेंगे, सूर्य के बाद उसके ग्रह, फिर उपग्रह, ठीक है। तो हम लोग सौर मंडल में यही सब पढ़ेंगे। तो हम लोग सौर मंडल वाला टॉपिक कल कवर करेंगे। तो आज आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि क्लास कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। उसके हिसाब से अपने अपने कमेंट दीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा, स्पीड में चल रही है क्लास, तेज पढ़ा रहे हैं, स्लो पढ़ाएं, जो भी कुछ कमियां हो तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम लगे आप लोग कमेंट में इसको जरूर बताइएगा ताकि हम अपनी कमियों में सुधार कर सकें, ठीक है भैया।